आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और हम देख रहे हैं जीवन कौशल। जीवन कौशल के अंतर्गत आज हम देखेंगे व्यावसायिक नैतिकता यानी कि व्यावसायिक आचरण एवं नीति कि व्यवसाय जगत में क्या सही है और क्या उपयुक्त है एवं क्या मानवीय है। इसे ही हम व्यावसायिक नैतिकता कहते हैं, यानी कि हम किस प्रकार मानवीय उद्देश्यों का भी पालन करेंगे कि किसी भी प्रकार की हमारे व्यवसाय करने से मानव जाति को कोई क्षति ना हो। यही व्यावसायिक आचरण एवं नीति के अंतर्गत बताया गया है। तो सबसे पहले हम पहली डेफिनेशन गैरेट महोदय की देखेंगे कि व्यावसायिक नैतिकता का संबंध मुख्य रूप से उन व्यावसायिक लक्ष्यों एवं तकनीकों से है जिससे मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति होती है। गैरेट महोदय ने बताया कि व्यावसायिक नैतिकता मुख्य रूप से मानवीय उद्देश्यों की कैसे पूर्ति होगी, यानी कि मानवीय मूल्यों की कैसे क्षति नहीं होगी, ये व्यावसायिक नैतिकता के अंतर्गत बताया गया है। ये गैरेट महोदय की डेफिनेशन है। उसके बाद हम देखेंगे व्यावसायिक नैतिकता के प्रकार। तो व्यावसायिक नैतिकता दो प्रकार की होती है। नंबर एक प्रमाणिक नैतिकता, नंबर दो वर्णनात्मक नैतिकता। तो प्रमाणिक नैतिकता के अंतर्गत वे चीज़ें आती हैं जिन्हें हम प्रमाण दे सकें, जिनका हम प्रूफ दे सकें या जिनको हम दिखा सकें सामने। तो प्रमाणिक नैतिकता के अंतर्गत जैसे सोने की शुद्धता, यानी कि हम सोने की शुद्धता का मापन कर सकते हैं। सोने की शुद्धता का मानक है जिसके द्वारा हम दिखा सकते हैं कि यह सोना शुद्ध है कि नहीं है। नंबर दो वर्णनात्मक नैतिकता। इसके अंतर्गत वे मानक आते हैं जिन्हें हम सिर्फ बता सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिनको हम दिखा नहीं सकते हैं। जैसे गांधी जी की सत्य एवं अहिंसा। क्या हम सत्य एवं अहिंसा को दिखा सकते हैं? तो उसको हम दिखा नहीं सकते, सिर्फ हम उसको बता सकते हैं और उसका हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। और यहीं पे क्वेश्चन आता है कि शिक्षा किस नैतिकता के अंतर्गत आती है? तो शिक्षा जो है वो वर्णनात्मक नैतिकता के अंतर्गत आती है, क्योंकि शिक्षा में भी जो नैतिकता बताई जाती है वो सिर्फ डिस्क्राइब की जाती है और सिर्फ बताई जाती है, उसको हम दिखा नहीं सकते। यानी शिक्षा में बताया जाता है कि हमें ईमानदार बनना है, तो क्या ईमानदारी हमें दिखाई जाती है? तो ईमानदारी हमें दिखाई नहीं जाती है, सिर्फ ईमानदारी के बारे में बताया जाता है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो क्वेश्चन आया कि शिक्षा में कौन सी नैतिकता होती है? तो शिक्षा में वर्णनात्मक नैतिकता होती है। उसके बाद हम मुख्य बिंदु देख लेंगे कि मानव जीवन का आधार है। मानव जीवन का आधार है तो वो है व्यवसाय। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि मानव जीवन का आधार, आप सोच रहे होंगे सत्य है, निष्ठा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मानव जीवन का आधार सत्य निष्ठा नहीं है, मानव जीवन का आधार व्यवसाय है। क्योंकि अगर हमें भोजन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, और भोजन अगर हमको चाहिए तो उसके लिए हमको व्यवसाय करना पड़ेगा, कोई कार्य करना पड़ेगा, तभी भोजन की प्राप्ति होगी। उसके बाद व्यवसाय के अनुबंध सिद्धांत का प्रस्ताव दिया तो थॉमस डोनाल्डसन एवं थॉमस डम्फी। क्वेश्चन आता है कि व्यवसाय के अनुबंध सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया? तो थॉमस डोनाल्डसन एवं थॉमस डम्फी ने दिया था। उसके बाद हम देखेंगे व्यावसायिक नैतिकता का विरोध किया। तो व्यावसायिक नैतिकता का विरोध मिल्टन फ्रीडमैन ने किया। तो क्वेश्चन बनेगा कि व्यावसायिक नैतिकता का विरोध किसने किया? तो मिल्टन फ्रीडमैन ने व्यावसायिक नैतिकता का विरोध किया। उसके बाद CSR का अर्थ है, तो पहले CSR की हम फुल फॉर्म जान लेंगे, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो CSR का अर्थ है उद्योग जगत की सामाजिक जिम्मेदारी। तो CSR का अर्थ है कि उद्योग जगत की सामाजिक जिम्मेदारी, यानी कि उद्योग जगत को, बड़ी बड़ी कंपनियों को, इन्हें मानवीय मूल्यों का भी ध्यान रखना है, इन्हें समाज की भी जिम्मेदारी रखनी है। जैसे कि कोई कैंसर बनाने वाली कंपनी है, वो दवा बनाती है कैंसर की, उसकी बनाई हुई दवा से सारे कैंसर के मरीज़ ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो उसकी कंपनी है, जो जहाँ पे दवा बनती है, उसकी जो पाइपलाइन है, उसका जो पानी है, यानी कि जो पाइपलाइन से जो केमिकल जाता है वो गंगा में जाता है, और गंगा का पानी बहुत जगह पे पिया भी जाता है फिल्टर द्वारा। तो जहाँ पे सही से फिल्टर नहीं होगा वहाँ पे कैंसर के रोगी बढ़ जाएंगे। तो इसलिए इधर हम एक तरफ दवा बना के कैंसर के रोगी तो सही कर रहे हैं, उधर दूसरी तरफ हम जो उसके द्वारा केमिकल निकल रहा है उसको गंगा में छोड़कर और हम मरीजों की संख्या बढ़ा रहे हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है कि जिससे मानवीय मूल्यों का ह्रास हो। तो हमें
सामाजिक जिम्मेदारी का भी ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखेंगे सोने की शुद्धता का मानक। तो सोने की शुद्धता का मानक हॉलमार्क होता है, यानी कि अगर हमें सोने की शुद्धता का मापन करना है तो हम हॉलमार्क के द्वारा मापन करेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु हम देख लेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु देखने से पहले हम एक चीज़ और जान लेंगे। एक शब्द होता है ट्रेडमार्क, ये आपने सुना होगा ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क क्या होता है, ये भी व्यवसाय जगत से ही जुड़ा है। तो ट्रेडमार्क होता है एक मालिकाना हक, यानी कि किसी संस्थान का अपना पर्सनल लोगो। जैसे सहारा बैंक का वो दो हाथ बनाए ऐसे एक लोगो, या बैंक ऑफ इंडिया का या यूनियन बैंक का अपना अपना पर्सनल लोगो है जिसे वो यूज करते हैं, यानी कि विशेष चिन्ह है जिसका पर्सनल वो लोगो है, वो उनका कोई दूसरा लोगो यूज नहीं कर सकता। जैसे सहारा का बैंक ऑफ इंडिया नहीं कर सकती और बैंक ऑफ इंडिया सहारा का लोगो नहीं यूज कर सकती। अब महत्वपूर्ण बिंदु हम देखेंगे कि 1980 से 1990 को व्यावसायिक नैतिकता का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी कि 1980 से 1990 को व्यावसायिक नैतिकता का स्वर्ण युग हम कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि स्वर्ण युग किसे कहते हैं, तो 1980 से 1990 की जो व्यावसायिक क्रांति हुई उसी को हम व्यावसायिक नैतिकता का स्वर्ण युग कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे व्यावसायिक जगत की संहिता को क्या हम कहते हैं। तो व्यावसायिक जगत की संहिता को हम ब्लू पुस्तिका कहते हैं। ये संहिता क्या होता है या ब्लू पुस्तिका क्या होता है, तो व्यावसायिक जगत की जिस चीज़ में डिस्क्रिप्शन है, यानी व्यावसायिक जगत की जिस पुस्तक में बात की जाती है या व्यावसायिक जगत की जहाँ पे बात की जाती है जिस पुस्तक में या जिसके द्वारा, उसी को हम ब्लू पुस्तिका कहते हैं। फिर खाद्य उत्पादों में वर्ग के अंदर बना हरा बिंदु शाकाहारी जबकि लाल बिंदु मांसाहारी का सूचक होता है। तो क्वेश्चन आता है कि खाद्य उत्पादों में वर्ग के अंदर हरा बिंदु बना है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब शाकाहारी। या खाद्य उत्पादों में वर्ग के अंदर लाल बिंदु का क्या असर है, तो ये मांसाहारी का सूचक है। उसके बाद भारतीय कॉपीराइट एक्ट 1957 में आया। तो क्वेश्चन बनता है तो भारतीय कॉपीराइट एक्ट कब आया, 1957 में आया। और ये भारतीय कॉपीराइट एक्ट होता क्या है, तो कॉपीराइट एक्ट का तात्पर्य है मूल मालिकाना हक, यानी कि जैसे कोई लेखक है उसने अपनी पुस्तक लिखी है और उसी पुस्तक को कोई अन्य व्यक्ति छपवा ले और अपना नाम लेखक के तौर पे डलवा ले, तो जो मूल लेखक है उसका वो उस पर केस कर सकता है, क्योंकि ये कॉपीराइट आपने कॉपीराइट एक्ट किया है, यानी कि जो जिसका मालिकाना हक है, यानी कि किसी लेखक ने अपनी बौद्धिक कृति की रचना की हो या कुछ भी ऐसा जिसने बनाया है जिसका मूल मालिकाना हक है, वो उस पर केस कर सकता है, क्योंकि आप किसी का डेटा कॉपी नहीं कर सकते हैं। ये कॉपीराइट एक्ट के विरोध में है। उसके बाद देखेंगे व्यावसायिक नैतिकता के प्रमुख बिंदु। तो व्यावसायिक नैतिकता के प्रमुख बिंदु के अंतर्गत सबसे पहले ईमानदारी। हमें ईमानदारी से कार्य करना है, हमें व्यवसाय ईमानदारी से करना है। ये नहीं कि हम 1 किलोग्राम आलू के पैसे ले रहे हैं और 900 ग्राम आलू दे रहे हैं, हमको ये नहीं करना है। हमको ईमानदारी से व्यवसाय करना है। और यही शिक्षा जगत में है कि हमको जब सैलरी मिल रही है महीने की तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे, हम 7 के 7 दिन विद्यालय जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि साथ में सिर्फ 2 दिन जाएंगे 5 दिन घर बैठेंगे, ऐसा नहीं, हमको ईमानदारी से पढ़ाना है। नंबर 2 जवाबदेही। आपकी सभी कार्यों के प्रति जवाबदेही होगी। आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं उसका जो भी साइड इफ़ेक्ट होगा तो आपको उसके प्रति जवाबदेही देनी होगी। नंबर 3 गोपनीयता। आपको जैसे आप अपनी किसी कंपनी में आप एज ए वर्कर हैं तो आप अपनी कंपनी का डाटा किसी दूसरी कंपनी को नहीं दे सकते, क्योंकि जो एक कंपनी का डाटा होता है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर वही डाटा किसी आप दूसरी कंपनी को दे देंगे तो रातों रात आपकी कंपनी कंगाल हो जाएगी, यानी कि वो ऊपर चर्म से सीधे फर्श पे आ जाएगी। तो आपको अपनी कंपनी के डाटा की गोपनीयता बनाए रखनी है। यही शिक्षा जगत में है कि अगर आप मैथ के टीचर हैं और आपको पेपर सेट करने की जिम्मेदारी दी जाती है तो आप उसकी गोपनीयता बनाए रखेंगे। आप वो पेपर ऐसा नहीं करेंगे कि रात में आप धड़ल्ले से उसको बेच रहे हैं और रुपए ले रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ तक कि आपको अपने घर में भी उस पेपर की कोई भी जानकारी नहीं देनी है, क्योंकि आपको पेपर की गोपनीयता बनाए रखनी है। उसके बाद उत्तरदायित्व। आपका उत्तरदायित्व होगा, आपकी जिम्मेदारी होगी।
नेतृत्व, आप किस प्रकार से नेतृत्व करते हैं, आप क्लास में एज ए टीचर किस प्रकार बच्चों को नेतृत्व करते हैं, यानी कि बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं। आपका नेतृत्व माने लीडर एक तरीके से बोला जाता है, आप कैसे लीडरशिप करते हैं। पारदर्शिता, आपके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए कि यानी कि पारदर्शिता का तात्पर्य है कि आप जैसे आलू आपने आलू दिए हैं किसी को, तो उसमें एक पारदर्शिता होनी चाहिए कि अगर वो किसी दूसरी जगह पे भी उस आलू का वजन कर ले तो 1 किलोग्राम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास 1 किलोग्राम है, दूसरी जगह पे वो 800 ग्राम बैठे। आपको ये नहीं करना है। जो आपके वहाँ वेट हो, यानी कि आपको अपने कांटे का, अपने वाटों का पारदर्शिता होनी चाहिए, उनका एकदम सही मैनुअल जो है वो निर्णय होना चाहिए। उसके बाद मानवता, आपको मानवता के प्रति ध्यान रखना है। मानवता का तात्पर्य है कि वही कैंसर वाला जैसे उदाहरण दिया था अभी, कि आपको अगर आप कैंसर की दवा बना रहे हैं तो आप दूसरी तरफ ऐसा नहीं करेंगे केमिकल गंगा में छोड़ दें, आप उसका भी उचित प्रबंध करेंगे। या आप विद्यालय जगत से जोड़ लें इसको कि आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, किसी बच्चे की अचानक तबीयत खराब हो जाती है तो आप उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाएंगे और उसको दवा दिलाएंगे। उसके बाद सहानुभूत, आपकी बच्चों के प्रति सहानुभूत होनी चाहिए। जैसे कि कोई बच्चा नहीं लिख पा रहा है तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसको पीटने लगेंगे, आप उसको समझाएंगे कि कोई बात नहीं बेटा, आप लिखने लगेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, यानी कि आप उसको सहानुभूत दिखाएंगे। सामाजिक जिम्मेदारी, आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि आप समाज को साथ लेके चलेंगे, आप समाज को जोड़ के चलेंगे। परोपकार, आपको परोपकारी बनना है। वचनबद्धता, आपके वचन में, आपकी बातों में एक बद्धता होनी चाहिए, आपकी कथनी करने में अंतर नहीं होना चाहिए, आप जो कहें वही करें। समय पालन, आपको समय का पालन करना है। अगर 8 बजे का विद्यालय है तो आपको 8 ही बजे जाना है, ऐसा नहीं कि आप 12 बजे जा रहे हैं। सत्यनिष्ठा, आपको अपने कार्य के प्रति सत्य और निष्ठा होनी चाहिए। विश्वसनीयता, आपका जो प्रोडक्ट है, आप जो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें एक विश्वसनीयता होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कोई ख़रीदे तो उसमें कोई जाल या कोई जालपन ना हो, कि प्रोडक्ट में विश्वसनीयता ना हो। या आप एक अध्यापक के तौर पर हैं तब भी वहाँ पे आप अपनी विश्वसनीयता स्थापित करेंगे, यानी कि बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आप विद्यालय में आके बैठ गए हैं और मोबाइल चला रहे हैं, कि घर में जो बच्चे के मान लो गए माता पिता हैं वो तो सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने गया है और वहाँ पे आप मोबाइल चला रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको विश्वसनीयता बनाए रखनी है। समूह भावना, आपको समूह भावना से रहना है। आप किसी कंपनी में हैं तो वहाँ पे वर्करों से समूह भावना बनाए रखेंगे। आप विद्यालय में हैं तो आप टीचर का जो ग्रुप है, जो अन्य टीचर हैं उनसे समूह भावना बनाए रखेंगे, एक ग्रुप बनाए रखेंगे। कानून का पालन, आपको कानून का पालन करना है, यानी कि जो कानून ने नियम बनाए हैं, जैसे कि आप अध्यापक हैं तो आपको निजी ट्यूशन नहीं बनाना है, क्योंकि सरकार इसके विरोध में है कि आप अगर सरकारी टीचर हैं तो आपको निजी ट्यूशन पढ़ाने का कोई राइट नहीं है। बाल श्रम पर रोक, जैसे आप कंपनी में हैं तो आप 14 साल से कम उम्र के लोगों को कंपनी में नहीं काम कराएंगे, क्योंकि बाल श्रम एक अपराध है। यौन शोषण, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में जहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो इस पे रोक होनी चाहिए। रोज़गार की सुरक्षा, आपको रोज़गार की सुरक्षा का प्रबंध करना है कि जैसे आपने किसी भी वर्कर को कार्य दिया है तो आप उसकी एक तरह से सिक्योरिटी भी लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आपने उसको आज जॉब पे रखा है कल निकाल दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको उसकी रोज़गार की सुरक्षा के लिए एक सिक्योरिटी स्थापित करनी पड़ेगी। घूस ना लेना, आप घूस नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी को जॉब दे रहे हैं तो आप उससे 2 लाख रुपए घूस ले लें, या आप विद्यालय में परीक्षा करा रहे हैं तो आपने किसी से घूस ले ली कि आपको हम टॉप कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ, जीवन कौशल के अंतर्गत। इसके बाद एक और टॉपिक बचा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।